ये परिभाषाएं, चूंकि वे उस तंत्र का सुझाव देने में विफल रहती हैं, जिसके माध्यम से मानव मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली खराब होती है, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में संस्कृति को एक चर के रूप में उपयोग करने में कठिनाइयां पेश करती हैं। फिर विभिन्न संस्कृतियों की तरह किसी भी संस्कृति के भीतर बहुत अधिक व्यवहारिक भिन्नताएं होती हैं। इसलिए मानव व्यवहार की सांस्कृतिक स्तर पर व्याख्या कठिनाइयों से भरी है। इसके लिए संस्कृति की अनपैकेजिंग की आवश्यकता है, जिसका अधिकांश अध्ययनों में अभाव है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनपैकेजिंग संस्कृति। सांस्कृतिक संदर्भ में मानव व्यवहार को समझने के लिए बेरी 1976 के पर्यावरण सांस्कृतिक ढांचे का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। ये ढांचा संस्कृति को पारिस्थितिकी और व्यवहार को संस्कृति के अनुकूल मानता है। दूसरे शब्दों में, सांस्कृतिक और व्यवहारिक घटना को लोगों के जीवन की पारिस्थितिक स्थितियों से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। बेरी 1980 ने संस्कृति को उन चरों में विभाजित करने की एक योजना का सुझाव दिया है, जो स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य और मापने योग्य हैं। समूहों की प्रथागत प्रथाएं, आवर्ती अनुभव, सीखने के अवसर, उदाहरण के लिए, शिकार के लिए, और सांस्कृतिक समर्थन जैसे समाजीकरण पैटर्न, कुछ ऐसे चर हैं। इनमें से किसी एक का विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है और संस्कृतियों के भीतर या विभिन्न संस्कृतियों में व्यक्तियों के व्यवहार संबंधी मतभेदों की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। संस्कृतियों के उद्घाटित और प्रसारित पहलू। विकसित संस्कृति और संचरित संस्कृति के बीच अंतर किया जाता है। पहले मामले में पारिस्थितिक स्थितियां सीधे तौर पर कुछ व्यवहारों को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए, वन पारिस्थितिकी में अस्तित्व की मांग शिकारियों और संग्रहकर्ताओं में उच्च विभेदित संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली को जन्म देती है। संचरित संस्कृति को सामाजिक संचरण के माध्यम से सीखा जाता है। उदाहरण के लिए, शिकार संग्रह करने वाले माता पिता अपने बच्चों को वन पारिस्थितिकी में सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देना सिखाते हैं, यानी संज्ञानात्मक रूप से विभेदित तरीके से व्यवहार करते हैं। इन दो सांस्कृतिक रूपों में से किसका मानव मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली पर अधिक व्यापक प्रभाव पड़ता है? चूंकि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में उत्सर्जित संस्कृति के प्रभाव की अधिक जांच नहीं की गई है, इसलिए साक्ष्य संचरित संस्कृति के समर्थन में अधिक हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन और मानव व्यवहार। संस्कृतियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे स्थिर नहीं रहती। इसके बजाय वे समय के साथ बदलते और विकसित होते हैं। जहां पहले के दिनों में परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से होते थे, वहीं हाल के दशकों में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के लोगों और उनके उत्पादों के बीच बढ़ते आपसी संपर्क के कारण ये परिवर्तन तेज गति से हो रहे हैं। इस घटना का व्यापक रूप से संस्कृति ग्रहण शीर्षक के तहत अध्ययन किया गया है। बेरी 1990, सैम एंड बेरी 2016। परिवहन सुविधाएं, संचार प्रौद्योगिकियां जैसे इंटरनेट, मोबाइल फोन, पश्चिमी प्रकार की स्कूली शिक्षा, शहरीकरण और औद्योगिक अर्थव्यवस्था आदि ने संस्कृतिकरण को वैश्विक हित की घटना बना दिया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एक संस्कृति अक्सर प्रमुख या दाता बन जाती है, जबकि अन्य अधीनता या प्रभाव प्राप्त करने वाली बन जाती हैं। यह न केवल जीवन के व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्रों में, बल्कि शैक्षणिक क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। दुनिया के सभी हिस्सों में पढ़ाया और अभ्यास किया जा रहा अमेरिकी मनोविज्ञान अकादमिक जगत में सांस्कृतिक आधिपत्य का स्पष्ट प्रमाण है। हालांकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिकी पूरे ब्रह्मांड के मानस या व्यवहार पैटर्न का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
SC संस्कृति के मामले, कुछ अनुभवजन्य साक्ष्य। जो लोग मानव व्यवहार के लिए जैविक दृष्टिकोण को मानते हैं, उनके लिए यह विश्वास करना कठिन है कि संस्कृति मानव व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर भी, यह इंगित करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं कि मानव व्यवहार का विकास और प्रदर्शन दोनों ही संस्कृति से गहराई से प्रभावित होते हैं। जैविक माता पिता के अलावा मनुष्य के सांस्कृतिक माता पिता भी होते हैं। उनके मामले में सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा संस्कृतिकरण, सामाजिककरण और संस्कृतिकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। इन प्रक्रियाओं के प्रभाव व्यक्तियों की बुनियादी मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली, जैसे धारणा, सीखना, स्मृति, सोच आदि, के साथ साथ कई व्यापक व्यवहारिक डोमेन, जैसे सामाजिक, संगठनात्मक और स्वास्थ्य, दोनों के स्तर पर परिलक्षित होते हैं। कोष्टक इनमें से अधिकांश साक्ष्य अंतर सांस्कृतिक मनोविज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण के लिए, बेरी एट अल. 2011, सेगल, डेसिन, बेरी और पोर्टिगा 1999। निम्नलिखित पृष्ठों में हम कुछ अध्ययनों को देखेंगे जो विशेष रूप से मानव संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली पर सांस्कृतिक प्रभावों से संबंधित हैं। मानव संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका की अनुसंधान में व्यापक रूप से जांच की गई है। सेगल, कैंपबेल और हर्स्कोविट्ज 1966 का काम अनुसंधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो दृश्य भ्रम की संवेदनशीलता पर पारिस्थितिक और सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव को प्रदर्शित करता है, जिन्हें एक समय में सार्वभौमिक और संस्कृति मुक्त माना जाता था। स्थानिक अवधारणात्मक कौशल और संज्ञानात्मक शैलियों के विकास पर बेरी 1966 का काम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मानव संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली काफी हद तक पारिस्थितिकी और संस्कृति की विशेषताओं से आकार लेती है। भारत में किए गए शोध इस दावे का दृढ़ता से समर्थन करते हैं कि मानव जीवन में संस्कृति मायने रखती है। एक अच्छा उदाहरण सिन्हा का 1979 बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के बिरहोर, खानाबदोश शिकारियों का समूह और ओरांव बसे हुए कृषि समूह, आदिवासी समूहों के बच्चों के साथ किया गया काम है। उन्होंने पाया कि बिरहोर बच्चे एक कार्य में ओरांव बच्चों की तुलना में अवधारणात्मक रूप से अधिक भिन्न थे, जिसके लिए उन्हें एक जटिल पृष्ठभूमि में अंतर्निहित कुछ वस्तुओं, जैसे जंगल में सांप, का पता लगाने की आवश्यकता होती थी। मिश्रा, सिन्हा और बेरी 1996 ने अनुसंधान की इस दिशा को बढ़ाया। उन्होंने खानाबदोश शिकारी बिरहोर, अर्धगतिहीन असुर और बिहार राज्य, अब झारखंड में संस्कृति के विभिन्न स्तरों के बसे कृषक ओरांव आदिवासी समूहों की संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। निष्कर्षों से पता चला कि असुर और ओरांव समूहों की तुलना में बिरहोर समूह ने अधिक विभेदित संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली प्रदर्शित की। वन पारिस्थितिकी में शिकार संग्रहण गतिविधियों के लिए अनिवार्य रूप से जंगल के छिपे हुए परिवेश से फलों, जड़ों, मशरूम और जानवरों आदि को अलग करने की आवश्यकता होती है, एक ऐसी क्षमता जिसके अभाव में कोई शिकारी या संग्रहकर्ता जीवित नहीं रह पाएगा। बिरहोर समाज में स्वतंत्रता, स्वायत्तता और बाल समाजीकरण और प्रशिक्षण में उपलब्धि पर दिए गए जोर से इस क्षमता को बल मिला। इस अध्ययन में लोगों के संज्ञानात्मक कामकाज पर पारिस्थितिकी का प्रभाव इतना मजबूत पाया गया कि इसे संस्कृतिकरण के अपेक्षाकृत हाल के अनुभवों से विस्थापित नहीं किया जा सका, जो कि अधिक भेदभाव से भी जुड़ा था। इन प्रभावों को उन कार्यों के प्रदर्शन पर भी नोट किया गया जिनमें भेदभाव के अलावा संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल थीं। मिश्रा और बेरी 2017 ने हाल ही में कनाडा, चीन, घाना और भारत से कई नमूने लेकर शिकारियों,
कृषकों और मजदूरी कमाने वालों के संज्ञानात्मक कामकाज में पारिस्थितिकी और संस्कृति की भूमिका की जांच की है। उन्होंने फिर से पाया कि सभी स्थानों, कनाडा, घाना और भारत में वन पारिस्थितिकी में जीवन पर बातचीत करने वाले शिकारी संग्रहकर्ताओं ने कृषकों और कुछ हद तक मजदूरी कमाने वालों की तुलना में अधिक संज्ञानात्मक भिन्नता का प्रदर्शन किया, जिन्होंने अनुभूति में अधिक प्रासंगिकता दिखाई। ये कार्य इंगित करता है कि भले ही संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सार्वभौमिक हैं, पर्यावरण सांस्कृतिक अवधारणाओं की विशेषताएं विभिन्न स्थितियों में उन्हें विकसित करने, तैनात करने और प्रदर्शित करने के तरीके को प्रभावित करती हैं। इन अध्ययनों में स्कूली शिक्षा सामने आए आमतौर पर लोगों के संज्ञानात्मक कामकाज को प्रभावित करने वाला एक मजबूत कारक, लेकिन विशेष रूप से भारतीय आदिवासी बच्चों का, ये सुझाव देता है कि संस्कृतिकरण मानव संज्ञानात्मक कामकाज को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ भी प्रदान करता है। स्थानिक भाषा और अनुभूति का अध्ययन हमें मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर सांस्कृतिक प्रभाव का एक और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। स्थानिक अवधारणाओं के विकास का पता लगाने में प्लेगेट ने प्रस्तावित किया था कि बच्चे पहले टोपोलॉजिकल संदर्भों, वस्तु केंद्रित, जैसे गेंद मेज के पास है, का उपयोग करके स्थानिक समझ विकसित करते हैं। इन्हें बाद में प्रोजेक्टिव संदर्भों, जिन्हें सापेक्ष या अहम केंद्रित भी कहा जाता है, जैसे कि गेंद मेरे बाईं ओर है, के उपयोग द्वारा ले लिया गया है। अनुक्रम में आने वाले अंतिम यूक्लिडियन संदर्भ हैं, जिन्हें पर्यावरण केंद्रित या पर्यावरण केंद्रित या भी कहा जाता है। भूकेंद्रिक संदर्भ, जैसे गेंद पूर्व की ओर है। स्थानिक संज्ञानात्मक विकास के इस क्रम को सार्वभौमिक के रूप में लिया गया है। स्थानिक भाषा के मामले में विकास का एक समान क्रम खोजा गया था, जो डिक्टिक से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, इस तरह उस तरह कहना अक्सर इशारों के साथ होता है, सापेक्ष भाषा की ओर बढ़ते हुए, जिसे अहम केंद्रित भी कहा जाता है, जैसे बाएं, दाएं, आगे, पीछे का उपयोग, और अंत में निरपेक्ष भाषा की ओर, जिसे भूकेंद्रित भी कहा जाता है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का प्रयोग। भाषाई सार्वभौमिकता को कुछ कार्यों से चुनौती मिली, जिसमें दिखाया गया कि कुछ संस्कृतियों में भाषा में पूर्ण संदर्भ फ्रेम (FOR) के उपयोग के लिए स्पष्ट प्राथमिकता थी, भले ही अन्य स्थानिक भाषा फ्रेम, उदाहरण के लिए आंतरिक, सापेक्ष, संभावित रूप से उपलब्ध थे। लेविंसन, 2003 देखें। इसी तरह की प्राथमिकता वस्तुओं के स्थानिक एन्कोडिंग में भी परिलक्षित होती थी। भाषाई सापेक्षवाद, वह भाषा अनुभूति निर्धारित करती है, का यह मजबूत रूप मानता है कि लोग स्थानिक प्रदर्शनों के एन्कोडिंग में संलग्न होते हैं। उनके सांस्कृतिक संदर्भ में किस स्थानिक भाषा पर जोर दिया गया है। डेसेन और मिश्रा, 2010, ने भाषा और अनुभूति में स्थानिक FOR के विकास की जांच करने के लिए भारत, इंडोनेशिया, नेपाल और स्विट्जरलैंड में समन्वित अध्ययन की एक श्रृंखला आयोजित की, और बच्चों के विकास के दौरान उनका संबंध। उन्होंने व्यवस्थित रूप से उन भाषाओं का दस्तावेजीकरण किया जिनका उपयोग बच्चे विभिन्न प्रकार के कार्यों और स्थितियों, जिन्हें भाषा ग्रहण कार्य कहा जाता है, का वर्णन करते समय करते थे, और जिन तरीकों से उन्होंने प्रयोगात्मक रूप से निर्मित स्थितियों में गैर भाषाई रूप से स्थानिक प्रदर्शनों को एनकोड किया था। परिणामों ने संकेत दिया कि बच्चे हमेशा भाषा और अनुभूति में समान स्थानिक फ का उपयोग नहीं करते हैं। अधिक दिलचस्प तथ्य ये था कि कुछ संस्कृतियों में, उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में,
बच्चे डिक्टिक के उपयोग से अहंकार केंद्रित एफओआर के उपयोग की ओर चले गए, लेकिन उन्होंने भाषा या एन्कोडिंग में कभी भी भू केंद्रित एफओआर का उपयोग नहीं किया। अन्य संस्कृतियों में, उदाहरण के लिए, वाराणसी, भारत और बाली, इंडोनेशिया में, बच्चे बड़े पैमाने पर कम उम्र से ही भू केंद्रित एफओआर का उपयोग करते थे, जो विकास के दौरान मजबूत हो गया। इनमें से प्रत्येक स्थान पर, बच्चों की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक स्थितियों के अनुसार स्थानिक एफओआर के उपयोग में स्पष्ट भिन्नताएं थीं। उदाहरण के लिए, भारत में, जो बच्चे गांव में रहते थे या शहर में संस्कृत माध्यम स्कूल में पढ़ते थे, वे मुख्य रूप से भूकेंद्रित एफओआर का उपयोग करते थे, जबकि जो बच्चे शहर में रहते थे और हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ते थे, वे मुख्य रूप से अहम केंद्रित एफओआर का उपयोग करते थे। नेपाल में, पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे मुख्य रूप से भूकेंद्रित एफओआर का उपयोग करते थे, जबकि काठमांडू शहर में रहने वाले और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ने वाले लोग बड़े पैमाने पर अहंकारी एफओआर का उपयोग करते थे। स्थानिक एफओआर के उपयोग में समान अंतर बाली में ग्रामीण और शहरी बच्चों के बीच, और पारंपरिक बाली और मानक इंडोनेशियाई भाषाओं में स्कूलों में जाने वाले बच्चों के बीच नोट किया गया था। ये अध्ययन और कई अन्य अध्ययन संकेत देते हैं कि जबकि बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हर जगह व्यक्तियों के पास उपलब्ध हैं, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक संदर्भ इन प्रक्रियाओं के विकास और प्रदर्शन में अनंत विविधताएं पैदा करते हैं। लोग विभिन्न व्यवहारिक क्षेत्रों में दक्षता विकसित करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सांस्कृतिक रूप से कौन सा क्षेत्र उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। जब उपयुक्त संदर्भों की आवश्यकता होती है तो वे अपनी अंतर्निहित दक्षताओं को भी प्रदर्शित करते हैं। पिछले 4 दशकों में किए गए मेरे स्वयं के काम ने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि पारिस्थितिक और सांस्कृतिक सेटिंग्स की मांगों के आधार पर लोग एक संज्ञानात्मक शैली विकसित करते हैं, यानी कार्यों और स्थितियों से निपटने का एक पसंदीदा तरीका, जो उनके अनुकूल है संबंधित सेटिंग्स। चूंकि प्रत्येक संज्ञानात्मक शैली कार्यात्मक मूल्य रखती है, उनमें से किसी एक के बारे में मूल्यांकनात्मक निर्णय, उदाहरण के लिए, अच्छा या बुरा, श्रेष्ठ या निम्न, जातीय केंद्रित होंगे। वह ज्ञान जो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान से प्राप्त होता है और संस्कृति को ध्यान में रखता है, कम जातीय केंद्रित होगा। संचयी शिक्षा के रूप में संस्कृति मनुष्य के लिए अद्वितीय है। भाषा और अन्य सीखने की प्रक्रियाएं इस विशिष्टता में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संचरण प्रक्रियाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में मानव कार्यप्रणाली को प्रभावित करती हैं। इसलिए, मनोवैज्ञानिक अध्ययन, जो व्यवहार के सार्वभौमिक विज्ञान की खोज में संस्कृति की उपेक्षा करते हैं, हमें जटिल मानव मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली की एक संक्षिप्त तस्वीर प्रदान करते हैं। भारत जैसे सांस्कृतिक विविधता वाले समाजों में सांस्कृतिक जड़ों या मानव व्यवहार के मार्गों की खोज पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक विविधता मौजूद है और हर जगह मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली में प्रदर्शित होती है। मानव व्यवहार को समझने में मनोवैज्ञानिक इसे ध्यान में रखते हैं या नहीं, यह उनकी संवेदनशीलता, अनुशासनात्मक पहचान, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और सामाजिक चिंताओं का मामला है। आर.सी. मिश्रा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। एक, भारत में मनोविज्ञान, पृष्ठभूमि और दार्शनिक उत्पत्ति।
हालांकि एक आधुनिक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में भारत में मनोविज्ञान का इतिहास संक्षिप्त है। एक शताब्दी से मन और उसके कार्यों को जानने की खोज प्राचीन काल से चली आ रही है। भारत में चिंतनशील सोच की कई परंपराएं विकसित हुई, जो आत्म प्राप्ति और पीड़ा से मुक्ति के लक्ष्य के साथ मानसिक स्थितियों और प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श करती थीं। स्वयं, चेतना, स्वास्थ्य और कल्याण, भावना और प्रेरणा, नैतिकता और नैतिकता जैसी आंतरिक प्रक्रियाओं में व्यापक और गहन अन्वेषण हुए हैं। हालांकि इनमें से कई अन्वेषण प्रतिबिंब और अनुभवजन्य विश्लेषण पर आधारित है। प्रयास और दस्तावेजीकरण भी किया गया है। वेदों, स्मृतियों, उपनिषदों, वेदांगों, ग्रंथों से संबंधित विशाल साहित्य। दार्शनिक प्रणालियों, उदाहरण के लिए न्याय, मीमांसा, वेदांत, चार्वाक, योग, सांख्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, सूफीवाद, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ, पतंजलि का योग सूत्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र और रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, साथ ही भगवद गीता, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक महत्व वाले विषयों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि मफी और मफी 1968 कहते हैं, इस कोश में पहली महान मनोवैज्ञानिक प्रणाली शामिल है। हालांकि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में मनोविज्ञान का कोई स्वतंत्र विज्ञान नहीं था। समग्र जैविक दृष्टिकोण अपनाते हुए भारतीय विचारक हमें एक समग्रता प्रदान करते हैं। जीवन और ब्रह्मांड की अन्योन्याश्रित प्रणालियों का गहन दृष्टिकोण। धर्म की रूपरेखा, जीवन के सभी रूपों में निरंतरता में विश्वास, स्वयं का एक संबंधपरक दृष्टिकोण, संदर्भ संवेदनशील सोच, और कर्म, क्रिया और पुनर्जन्म के सिद्धांत व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के लिए एक अद्वितीय संदर्भ प्रदान करते हैं। मन और उसकी प्रक्रियाओं के बारे में भारतीय विचार सिंथेटिक रहा है और कई अवधारणाओं में सार्वभौमिक अपील है। मानव चरित्र को विशिष्ट लेकिन परस्पर निर्भर और अंतःक्रियात्मक गुणों से युक्त माना जाता है। शारीरिक पहचान को पार करने और आत्मज्ञान के आधार पर आत्मबोध की ओर बढ़ने पर काफी जोर दिया गया है। इस दृष्टि से जानना और होना अत्यधिक अन्योन्याश्रित हैं। तैत्तिरीय उपनिषद लगभग 600 BC सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है जो 5 कोशों या कोशों, पंचकोशों को स्पष्ट करता है। अन्नमय, खाद्यपूर्ण, स्थूल भौतिक शरीर से युक्त, प्राणमय, ऊर्जापूर्ण, सूक्ष्म शरीर, मनोमय, सहज, अवधारणात्मक शरीर, विज्ञानमय, संज्ञानात्मक, चेतन शरीर और आनंदमय, पालौकिक शरीर। रैना, 2016। आत्मा इन 5 कोशों से परे है। इसी प्रकार व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए त्रिगुण, 3 गुण, सत्व, रज और तमस के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। वे पवित्रता, क्रिया और जड़ता के प्रतीक हैं। एक या दूसरे गुण का प्रभुत्व व्यक्ति के व्यवहार को आकार देता है। प्रकृति, चेतना की अवस्थाएं और कार्यप्रणाली और इसके नियंत्रण के तरीकों से संबंधित समस्याओं में भारतीय दृष्टाओं की रुचि थी। पतंजलि के योग सूत्र में इन समस्याओं की विस्तृत चर्चा अब दुनिया भर में ध्यान आकर्षित कर रही है। पाठ मानव जाति की समस्याओं को समझने के लिए प्रत्यक्ष अनुभवजन्य अवलोकन, प्रत्यक्ष और अनुमान, तुलना, उपमान और अंतर्ज्ञान और गवाही शब्द का उपयोग करता है। इस दृष्टिकोण की अनूठी विशेषता प्रथम व्यक्ति मनोविज्ञान का उपयोग है, जिसमें एक ही व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का पता लगाता है और अनुभवात्मक संवर्धन और व्यक्तिगत विकास पर जोर देता है। स्वयं का विश्लेषण, चेतना की अवस्थाएं विशेष रूप से समाधि और चौथी अवस्था या तुरीयावस्था, तालिका 1.1 देखें। मन शरीर संबंध, मानसिक कार्य,
अनुभूति, धारणा, भ्रम, ध्यान और तर्क, मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहारिक ज्ञान सभी पर विचार विमर्श किया गया है। हाल तक मनोवैज्ञानिक इन अवधारणाओं में केवल क्षणिक रुचि लेते थे। वैश्वीकरण और संस्कृतियों की बढ़ती बातचीत और विद्वानों के बीच उभरती रुचि के साथ इन अवधारणाओं का उपयोग अब सिद्धांतीकरण और वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में किया जा रहा है। एस तालिका 1.1 जागृतवाठा चेतना की 4 अवस्थाएं। लच्छेदार अवस्था, स्वप्नावस्थे, स्वप्न अवस्था, पदार्थ की घास की दुनिया से संबंधित सामान्य चेतना की स्थिति, दिव्यता और पवित्रता के पवित्र अनुभव को पहचानने और उसका आभास पाने की अवचेतन क्षमता। इसका संबंध मानव ज्ञान के सूक्ष्म पहलुओं से है। और अनुभव, पामावस्था, चेतना की पालौकिक अवस्था, तन्यवस्था, चेतना की उच्चतम अवस्था, अति चेतना में स्थूलता और सूक्ष्मता के बीच का द्वंद्व मिट जाता है। ये शुद्ध प्राण या दिव्यता की चेतना है। आत्मा की मूल प्रकृति का अनुभव परम चेतना की इस तीव्र, शांत और स्थिर अवस्था में होता है। भारतीय मूल के विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन, जिसे अब भारतीय मनोविज्ञान कहा जाता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान उपेक्षित था, जिसने भारतीय ज्ञान प्रणालियों के अध्ययन को दबा दिया। परिणामस्वरूप अवधारणाओं, विधियों और सिद्धांतों को औपचारिक शैक्षणिक संस्थानों में उचित स्थान नहीं मिल सका। वास्तव में एक वितृष्णा पैदा हुई। भारतीय परंपरा में मनोविज्ञान नामक हालिया खंड में राव और परांजपे 2016 ने भारतीय मनोविज्ञान का एक व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार व्यक्ति, जीतर, जो शरीर, मन और चेतना का गठन करता है, का अध्ययन भारतीय मनोविज्ञान के दायरे में आता है। मन शरीर और चेतना से संबंधित एक काल्पनिक संज्ञानात्मक उपकरण है। चेतना व्यक्ति के गैर भौतिक पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। व्यक्ति 3 स्तरों पर कार्य करता है: अवलोकन, श्रवण, समझ, मनन और ट्रांसकॉग्निटिव एहसास, निदिध्यासन। मनुष्य में चेतना के रूप में वास्तविकता को महसूस करने की क्षमता है। मानव विकास का अंतिम लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष माना जाता है। यह अस्तित्व संबंधी बाधाओं से मुक्ति का प्रतीक है। इस दृष्टि से मन दुख का मुख्य स्रोत होने के साथ साथ अशांति को शांत करने और व्यक्ति को सुरक्षित रूप से तटों तक ले जाने का एक संसाधन भी है। मुख्य चुनौती गलत ज्ञान, अविद्या, है। विकृत धारणा दुख का मुख्य कारण है, जिससे ज्ञान, भक्ति और काम, कर्म के मार्ग अपनाकर निपटा जा सकता है। अंत में ये भी ध्यान दिया जा सकता है कि अनुभवजन्य ज्ञान, पराविद्या, के अलावा पालौकिक ज्ञान, अपराविद्या, भी है। आधुनिक भारत में मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, जैसा कि मुख्यधारा या यूरो अमेरिकी विद्वान परंपरा में अध्ययन किया जाता है, पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय में पेश किया गया था। सर ब्रजेंद्र नाथ सील, एक प्रसिद्ध दार्शनिक, ने 1905 में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के लिए पहला पाठ्यक्रम तैयार किया। भारत में पहला मनोविज्ञान विभाग औपचारिक रूप से 1916 में शुरू किया गया था और डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने ह्यूगो मुन्स्टबर्ग के साथ हार्वर्ड में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो विलियम वुंड के छात्र थे। इसके पहले अध्यक्ष थे। 1929 में सेनगुप्ता लखनऊ विश्वविद्यालय चले गए और प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस उनके उत्तराधिकारी बने।
प्रोफेसर बोस सिगमंड फ्रॉइड के साथ निकटता से जुड़े थे और उन्होंने 1922 में इंडियन साइकोएनालिटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसने 1947 में अपनी पत्रिका समीक्षा प्रकाशित करना शुरू किया। भारत में दमन पर उनके काम के लिए उन्हें मनोविज्ञान में पहली डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बोस कई मुद्दों पर फ्रॉइड से भिन्न थे। हार्टनेक 2001, वैद्यनाथन और किरपाल 1999। विभाग ने 1938 में एक व्यवहारिक मनोविज्ञान विंग शुरू किया। जल्द ही मैसूर और पटना विश्वविद्यालयों ने भी मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम शुरू किया। डॉक्टर एम.वी. अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन के साथ लंदन विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित गोपालस्वामी ने मैसूर में विभाग का कार्यभार संभाला। पटना विश्वविद्यालय एच.पी. मेती ने इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड सर्विसेज की शुरुआत की। इसके बाद प्रोफेसर एस.एम. मोहसिन ने पटना में नेतृत्व प्रदान किया और बड़ी संख्या में मनोवैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया गया। मनोवैज्ञानिकों के एक समर्पित ब्रांड ने भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की स्थापना के लिए अग्रणी काम किया। जिन स्थानों पर उन्होंने काम किया, उनकी चयनित सूची इस प्रकार है। प्रोफेसर जमुना प्रसाद, पटना, वी.के. कोथुरकर, पुणे, डी. सिन्हा, इलाहाबाद, एच.एस. अस्थाना, सागर, राधानाथ रथ।